student. I am Banfal Maurya. Today we discuss about DNA replication in class 12th. DNA replication क्या होता है? Replication is a type of process in which DNA are itself copy. डीएनए की कॉपी का बनना ही डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो सेल साइकिल के एस फेज में पाया जाता है, यानी सेल डिवीजन के समय जो सेल साइकिल चलती है उसके एस फेज में पाया जाता है। और जब डीएनए का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में इन्होंने क्या किया था कि एक मॉडल दिया था रिप्लिकेशन का, जिसको कहा गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेरेंट डीएनए में हर एक डीएनए मॉलिक्यूल्स में 2 स्ट्रैंड होती है जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। तो जो दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है एक पेरेंट डीएनए से, तो उस न्यू डॉटर डीएनए में एक पेरेंट स्टैंड होती है और दूसरी क्या होती है, न्यू फॉर्म्ड स्टैंड होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेरेंटल डीएनए स्टैंड है और ये न्यू डॉटर डीएनए स्टैंड है। तो डॉटर स्टैंड में एक जो है पेरेंटल स्टैंड होती है, दूसरी न्यूली फॉर्म स्टैंड होती है। तो ये रेड कलर से दिखाया गया है वो पेरेंटल स्टैंड है, बाकी जो ये ब्लू कलर से है वो न्यू स्टैंडर्ड डीएनए होती है या न्यू स्टैंड होता है डीएनए का। और इसी वजह से इसको कहा गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। फिर बाद में इसको प्रूव करने के लिए, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को प्रूव करने के लिए मैथ्यू मेसल्स और फ्रैंकलिन, किसके द्वारा, मैथ्यू मेसल्स एंड फ्रैंकलिन स्टेल के द्वारा 1958 में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि डीएनए का जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल होता है, डीएनए का क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल जो मॉडल होता है वो किस प्रकार से इसमें होता है। तो इन्होंने मेसल्सन और स्थल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया सिद्ध करने के लिए कि कैसे डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो इनका एक्सपेरिमेंट था मेथल्स एंड स्थल एक्सपेरिमेंट, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया। तो इन्होंने, देखो इसमें पॉइंट वाइज हम चल रहे हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले एक कल्चर किया था, स्टीरिया कोलाई को कल्चर मीडियम में कल्चर किया। बात समझ में आई? तो इन्होंने कल्चर किया स्टीरिया कोलाई को एक मीडियम में, ठीक है ना, क्या किया, एक मीडियम में कल्चर किया, जो मीडियम किसका बना था, NH4Cl का, और ये N जो है 15 कंडीशन में था। बात समझ में आई? तो इसमें जो N है, N15, ये हैवी आइसोटोप होता है, हैवी आइसोटोप क्या होता है, हैवी आइसोटोप। और बाकी के जो ये इनके पास होता क्या है, N15 नाइट्रोजन होता है, यानी इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, N15 का होता है। दोनों स्ट्रैंड में बैक्टीरिया डीएनए और डीएनए हैवियर बन जाते हैं। जब उसको इस कल्चर मीडियम यानी अमोनियम क्लोराइड में को जब उसको कल्चर किया गया तो उसमें नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन था। और जब कल्चर किया गया तो देखा गया कि बैक्टीरिया के डीएनए में जो नाइट्रोजनस पार्ट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हैवी बन जाता है। और दूसरे
को उन्होंने प्रिपेयर किया, दूसरी प्रिपरेशन जो उन्होंने N14 में, यानी दूसरा जो कल्चर किया वो NH4Cl में, जिसमें नाइट्रोजन आइसोटोप वो क्या था, वो 14 का था। ये लाइटर था। ये कैसा था? लाइटर। ठीक है ना। अब ये लाइटर था जब इन्होंने लेबल्ड होती हैं, उन्होंने क्या किया, इनसे लेबल्ड कर दिया। तो उन्होंने अब देखा कि क्या देखा कि जब इनमें रिप्लिकेशन स्टैंड बढ़ती हैं आगे की तरफ, ठीक है ना, तो ये लाइटर बन जाते हैं। ये दोनों तरह के डीएनए सेपरेट किए जाते हैं CH-Cl डेंसिटी जो डिग्रेडेड होती रहती हैं। अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि एस्चेरिचिया कोलाई सेल ली और N50 मीडियम से उसे ट्रांसफर किया, किसमें? N14 मीडियम में। यानी उन्होंने N50 मीडियम से उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? N40 मीडियम में। और जब ट्रांसफर किया तो एक जनरेशन के बाद ये आइसोलेट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? आइसोलेट होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज इनको जब किया जाता है तो इनको सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स के द्वारा, तो ये देखा कि डीएनए में इनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट हाइब्रिड होती है। इंटरमीडिएट हाइब्रिड का मतलब इनमें एक न्यू स्टैंड बनती है जिसमें N14 होता है पेरेंटल चेन, और दूसरी जो चेन बनती है वो जो है लाइटर होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? N14 की चेन। तो जो नई चेन बनती है वो एक न्यू स्टैंड की होती है, और दूसरा कैसी होती है कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप की होती हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें यूज किसका किया गया था? NH4Cl का। और NH4 में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो NH15 के होते हैं और NH14 के, जो जिसमें NH15 होता है, ये दोनों आइसोटोप वो हैवी आइसोटोप होते हैं, और जो NH14 होता है वो लाइटर होते हैं। ठीक है। अब इन दोनों डीएनए को जब कल्चर किया तो उस डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है, वह नाइट्रोजनस बेस इन दोनों के साथ क्या हो जाता है? कंबाइंड कर जाता है। तो इस प्रकार से जब N15 वाले का जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सपोज करिए कि ये डीएनए की स्टैंड है पेरेंट, ठीक है, ये डीएनए की पेरेंटल स्टैंड है। तो ये इसमें जो नाइट्रोजन है वो N15 के हैं ये दोनों, ठीक है। तो इसमें जो नया बनता है ऐसे, तो एक N15 वाला होता है स्टैंड, एक क्या होता है जिसमें नाइट्रोजनस बेस N15 होता है, और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा वाला होगा ऐसे, ठीक है, ये कैसा होगा? N14 वाला होगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्ध किया कि डीएनए का जो कंजर्वेटिव मॉडल होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मेसल्स और स्थल के एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने कल्चर किया एस्चेरिचिया कोलाई को एक मीडियम में जो NH4Cl कंटेन करता है, ठीक है ना, जिसमें N15 इन कारपोरेटेड होती है। दोनों स्ट्रैंड में बैक्टीरियल डीएनए के और डीएनए हैवियर बन जाते हैं।
बैक्टीरियल डीएनए के और हैवियर डीएनए क्या होते हैं, बन जाते हैं। और दूसरे प्रिपरेशन जो उन्होंने दूसरी जो प्रिपरेशन किया था एक्सपेरिमेंट में, जिसमें N14 के साथ साल्ट को कंटेन करती हैं, तो ये लेवल्ड होती हैं और N14 इनकॉर्पोरेटेड बनाती हैं। दोनों स्टैंड में डीएनए के लाइटर बन जाते हैं। इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे बन जाते हैं, लाइटर बन जाते हैं, ठीक है ना। और हम इसको देख सकते हैं कि इसमें एक पेरेंटल चेन होती है, दूसरी क्या होती है कि न्यू स्टैंड बनी हुई चेन। तो इन्होंने देखा क्या कि एस्चेरिचिया कोलाई सेल्स ली N50 मीडियम के साथ और ट्रांसफर किया उसको किसमें, N40 मीडियम में, ठीक है। और एक जनरेशन के बाद ये आइसोलेटेड होते हैं, एक जनरेशन के बाद ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से आइसोलेटेड हो जाते हैं। तो डीएनए को इनकी डेंसिटी इंटरमीडिएट हाइब्रिड होती है और एनडीएनए व एनडीएनए के बीच यह दर्शाता है कि नया बना हुआ डीएनए एक स्टैंड ओल्ड टाइप और एक स्टैंड न्यू टाइप की होती है। तो इससे ये कंफर्म होता है, इससे क्या होता है, ये कंफर्म होता है कि डीएनए में जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का होता है। इस पर टाइलर और कोलेजी ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर, विसिया पर। विसिया फोबिया नामक एक प्लांट होता है, तो इन्होंने किस पर किया था, विसिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या है, पेरेंट है और ये डॉटर है, ठीक है। तो ये डॉटर होंगी तो दो बनेंगी, एक ये होगा और दूसरा ये होगा आपका दूसरा क्या होगा, ये होगा। तो ये न्यू बनी स्टैंड होती हैं, यानी ये N15 को जब N14 वाले कल्चर में डाला जाता है तो कुछ में एक स्टैंड में N15 ही रहता है, जो नई स्टैंड बनती है उस स्टैंड में N14 के आइसोटोप मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का होता है। इसको टाइलर ने भी प्रूफ किया था, ठीक है ना। अब इसके बाद जो होता है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए, नेक्स्ट कंडीशन में हम इसको पढ़ेंगे, एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, देयर आर वेरियस एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए वेरियस एंजाइम यूज्ड की जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स की क्या होती हैं, एंजाइम का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से डीएनए रिप्लिकेशन मैकेनिज्म फॉलो होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक मिनट, ठीक है। तो हमें लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है, बात समझ में आई। तो डीएनए रिप्लिकेशन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखा जाता है, सपोज करिए कि ये डीएनए की एक पेरेंट चेन है। अब इसी डीएनए की चेन में रिप्लिकेशन होना है, ठीक है। तो सबसे पहले
डीएनए रिप्लिकेशन शुरू होती है एक पॉइंट से, ठीक है ना। डीएनए का रिप्लिकेशन एक पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं या उसी को ओराई कहते हैं। तो डीएनए का रिप्लिकेशन जहाँ पे स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, और उसी को हम ओराई भी कहते हैं, ORI, ठीक है। क्या कहते हैं, ओराई कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। तो जहाँ पर सपोज दैट यहाँ से शुरू होता है डीएनए रिप्लिकेशन, तो इसको हम ओरिजिन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन कहेंगे। यहाँ पे दोनों स्टैंड के बीच A और T पाया जाता है, जिसमें डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, और यहाँ पर G और C पाया जाता है, जिसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ओरिजिन ये कहलाता है। रिप्लिकेशन की एक यूनिट होती है जिसको एक वर्जिन के साथ रिप्लिकॉन कहते हैं। रिप्लिकेशन की जो वर्जिन होती है एक यूनिट के साथ, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लिकॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिप्लिकॉन कहलाती हैं। तो रिप्लिकेशन के दौरान जो टू स्ट्रैंड ये होती हैं, ये क्या होती हैं, टू स्टैंड होती हैं, दो स्टैंड होती हैं। इनमें सबसे पहले क्या होगा कि अनविंडिंग होगा। क्या होगा, अनविंडिंग। अनविंडिंग क्या होता है इसमें, अनविंडिंग, यानी दोनों चेन आपस में खुलेंगी। और ये दोनों चेन आपस में कब खुलेंगी, जब A और T और C और G के बीच जो पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, तब खुलती है, ठीक है ना। अब जहाँ पर ये खुलती हैं, जहाँ पर ये स्टैंड में क्या होती है, ये सेपरेट होते हैं और ये एक दूसरे से खुलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने पर एक एंजाइम लगती है, और वो किस एंजाइम की उपस्थिति में अनविंडिंग होती है, जिसको हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम, इसे हम क्या कहेंगे, हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में अनविंडिंग होती है, ठीक है ना। तो डीएनए मॉलिक्यूल्स की एक पॉइंट पर अनविंडिंग होती है, ठीक है, और ये अनविंडिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटते हैं एक स्पेशल एंजाइम के द्वारा, जिसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज। अब जब ये टूट जाती हैं तो ये इस प्रकार से वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्या बनाती हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन फोर्क। ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, अनविंडिंग हुई है, यहाँ पर ये T है और ये है, ये टूट कर जब अलग हो गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं A और T जुड़े हैं, और यहाँ C और G आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, ये टूट गए, G C ये टूट कर क्या हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन फोर्क। रिप्लिकेशन फोर्क क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन फोर्क कहलाती हैं। अब ये सेपरेटेड स्टैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगी। अब ये जो अलग हो गई स्टैंड है, ये किस तरह एक्ट करेंगी, इसको हम टेम्पलेट कहेंगे। टेम्पलेट क्या कहेंगे, टेम्पलेट। अगर हम इसको 5 इंड माने तो ये 3 इंड होगा, ठीक है, और ये 3 इंड होगा तो ये कौन सा इंड होगा, 5 इंड होगा। बात समझ में आई। तो अब ये क्या हो गया, एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है ना। न्यू स्टैंड की सिंथेसिस के लिए
अब जो नई स्टैंड बनती है तो ये रिप्लिकेशन फोर्क हो गया, और जब न्यू स्टैंड बनती है, पूरा ऐसे ध्यान दीजिएगा, जो न्यू स्टैंड बनती है तो न्यू स्टैंड किस प्रकार से बनती है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल, ये डीएनए का मॉलिक्यूल 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट करता है किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में रिप्लिकेट करता है। अब यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, और ये हम इसको कह सकते हैं कि ये DATP, DAGTP, DCTP और ये TTP, यानी हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सबस्टेंस की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। और जब ये सबस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे तो इसका पॉलीमराइजेशन के लिए एक एंजाइम प्रोवाइड करता है। ये क्या बनता है कि अब जब ये बन गया है तो ये क्या है, ये इसको जो नई बनी हुई चीज़ है इसको क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन इसमें शुरू हो जाता है। और जैसे ही पॉलीमराइजेशन शुरू होता है, यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें क्या शुरू हो जाता है, पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। और ये किसके प्रेजेंटशिप में होता है, आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस के द्वारा ये शुरू होता है। तो एक एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट होती है, जिसको हम पॉलीमरेज प्रेजेंस में, जो पॉलीमरेज के प्रेजेंटशिप में कई न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़कर एक प्राइमर स्टैंड पर और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन न्यू स्टैंड पर बनते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एक नया स्टैंड, जिसको लीडिंग स्टैंड कहते हैं, वो बनाता है, ठीक है ना। और जो डायरेक्ट होता है तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टैंड, इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूअस इसको हम कॉन्टिन्यूअस स्टैंड कहते हैं। और दूसरी जो स्टैंड बनती है उसमें छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट जो होते हैं, जिस मीडियम में डाला जाता है, उसके द्वारा ये फ्रेगमेंट जो होते हैं वो आपस में जुड़ना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पर जुड़ने के लिए एक एंजाइम वर्क करती है, जिसको कहते हैं लाइगेज। लाइगेज एंजाइम एक वर्क करती है, जिससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट आपस में जुड़ना शुरू करते हैं। और इस फ्रेगमेंट को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था ओकाजाकी के द्वारा, ओकाजाकी, ठीक है ना। इसीलिए इस फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज की जाती है, जिसको हम डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट को जोड़ना शुरू करती हैं। अब ये स्टैंड जो बना वो किसके द्वारा बना, ये डायरेक्टली स्टैंड क्या हुआ, एक स्टैंड डायरेक्ट बनेगा ऐसे, तो एक ये स्टैंड डायरेक्ट बना और दूसरा स्टैंड क्या होगा, छोटे छोटे खंडों से बना। तो एक लैगिंग स्टैंड होता है, दूसरा लीडिंग स्टैंड होता है, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। तो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी ये क्या था, 3 था, तो ये इधर की तरफ जाएगा आपका, ये 3 डायरेक्शन है, इसको हम लीडिंग स्टैंड कहेंगे। ये 3 पॉइंट है और ये 5 पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट इसका हो जाएगा और ये 5 पॉइंट। और ये जुड़ने वाला जो होता है ये इधर की तरफ ग्रो करेगा ऐसे,
ठीक है, तो ये जो होगा 5 पॉइंट है, तो ये जब होगा तो ये कैसे होगा, ये इसका उल्टा इसका हो जाएगा, ये 3 पॉइंट है तो ये 5 हो जाएगा और ये ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा, ऐसे आगे की तरफ ये उल्टा बनेगा ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, लीडिंग और लैगिंग स्टैंड हो जाएंगे, और ये डायरेक्शन क्या होता है, बार बार होता रहता है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम से ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिसको हम नया स्टैंड बनाते हैं, जिसको लैगिंग स्टैंड के नाम से जाना जाता है। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज जो प्रूफ रीडिंग कर सकता है और स्टीरिया कोलाई में 38 मिनट के अंदर लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड रिप्लिकेशन पूरा करता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोट में डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ये इस प्रकार से इनमें क्या होगा, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, एंजाइम फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें कौन कौन सी एंजाइम यूज होती हैं, ठीक है ना, तो इसमें जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होती है लीडिंग स्टैंड को बनाती है, लीडिंग स्टैंड को बनाती है, ठीक है ना। और हेलिकेज, हेलिकेज ये अनविंडिंग कराती है, क्या कराएगी, ये अनविंडिंग कराएगी यानी उचेड़ेगी चेन को। और डीएनए लाइगेज जो होती है, डीएनए लाइगेज, ठीक है, तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन कराती है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, लैगिंग स्टैंड बनते हैं, लैगिंग सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे, लैगिंग स्टैंड, ठीक है। अब रिप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें सबसे पहला डीएनए रिप्लिकेशन begins at a unique and fixed point called, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन और रिप्लिकेशन फोर्क, या उसी को हम ओराई कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, इनिशिएशन। डीएनए रिप्लिकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में ये डीएनए क्या होते हैं, अनविंड होते हैं, उछेड़ने लगते हैं, और यहीं से इनकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं डीएनए डबल हेलिक्स में, वो एक दूसरे से सेपरेट होकर, और डीएनए गायरेज एंजाइम एंड डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर यूज की जाती हैं। डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज और
डीएनए हेलिकेज। इनिशिएशन प्रोसेस में ये दो एंजाइम यूज होती हैं जिसके वजह से डीएनए स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या होती है? एसएसबी प्रोटीन होती है जिसको हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों बेस पेयर के बीच टूटती है तो ये दूसरे किसी अन्य सबस्टेट से रिएक्ट ना करे, इसके लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन इससे जुड़ जाती है और जिसको एसएसबी प्रोटीन कहते हैं, और ये इसको कैप की तरह से ढक लेती है ताकि वह केवल डीएनए या ए से ही जुड़े, जो थायामीन है एडेनिन से ही जुड़े और गुआनिन और साइटोसिन से ही जुड़े। तो एसएसबी प्रोटीन यूज करती है और जिसके द्वारा रिप्लिकेशन 4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो चेन होता है उसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन, चेन इलॉन्गेशन। तो ये चीज़ जो होती है आगे की तरफ बढ़ती जाती है, तो इस तरह से ये रिप्लिकेशन 4 बन जाता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, और जब ये इलांगेशन ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है और इसमें एक न्यू स्टैंड होती है जिसको लीडिंग स्टैंड, और ये छोटे छोटे खंडों में टूटकर जो बनने वाली होती है उसको हम लैगिंग स्टैंड। इस प्रकार से इसमें इलांगेशन होता है और धीरे धीरे ये एक डीएनए मालिक्यूल से, यहाँ देखिए, एक डीएनए मालिक्यूल से 2 डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए ये पेरेंट हो गई और ये जो नई है ये दोनों क्या हो गई, एक पेरेंट चेन इसमें, एक पेरेंट चेन इसमें, और ये जो नई चेन है, तो ये जो नई चेन है ये इसको हम लीडिंग स्टैंड कहेंगे। और ये जो पुरानी चेन है यानी ये चेन जो है आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। किस डायरेक्शन में? 5 to 3 डायरेक्शन में जाएगी। और ये जो है आपका 5 है और ये 3 होगा, और ये क्या है 3 है तो ये क्या होगा 5, और ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो डॉटर्स का इलांगेशन होता है और ये दोनों फ्रेगमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसको हम लैगिंग फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और इसी के साथ आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। इसका थोड़ा सा लेक्चर और बच गया है जिसको हम बाद में आपको अगले टर्न में बता देंगे।